तो पहले का वीडियो फॉर सम रीज़न डिलीट हो गया, तो मैं दोबारा से बना रही हूँ। तो इसके अंदर मैं 30 इंटरव्यू क्वेश्चंस कवर करूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेंटेनेंस प्लानर से। मेंटेनेंस प्लानर में जो क्वेश्चन पूछते हैं वो जनरली ये होता है कि व्हाट इज़ मेंटेनेंस प्लानर, क्यों यूज़ होता है, मेंटेनेंस प्लानर में प्रोबेबल एरर्स क्या होते हैं, और अगर आपका कोई सिस्टम है जो मेंटेनेंस प्लानर में नहीं दिख रहा है तो आप उसको कैसे रेक्टिफाई करोगे, ठीक है। तो हम ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे अबाउट मेंटेनेंस प्लानर। तो सबसे पहले मेंटेनेंस प्लानर में आप एस यूज़र से लॉगिन SID से लॉगिन करते हो। SID इज़ बेसिकली अ कस्टमर आईडी, कस्टमर को SID प्रोवाइड किया जाता है। तो जब आप मेंटेनेंस प्लानर में किसी भी SID से लॉगिन करते हो तो उसके रेलिवेंट जो भी सिस्टम्स उस कस्टमर लैंडस्केप के इंस्टॉल होते हैं वो सारे आपके मेंटेनेंस प्लानर में दिखने चाहिए। अगर आपने ECC और S/4HANA वाला वीडियो देखा है या सम अपग्रेड वाला वीडियो देखा है तो उसके अंदर आपको मेंटेनेंस प्लानर का जिक्र मिलता है। मेंटेनेंस प्लानर क्या करता है, जब जैसे मैंने कहा कि किसी भी कस्टमर के सारे सिस्टम्स उसके मेंटेनेंस प्लानर में दिखने चाहिए। तो जैसे कि मान लो आप ECC का सिस्टम कन्वर्जन कर रहे हो ECC टू S/4HANA, तो बेसिकली आप उसमें मेंटेनेंस प्लानर में जाओगे, वहाँ पे आपका सिस्टम दिखेगा ECC, उसको आप सिलेक्ट करोगे। उसके बाद आप अपना टारगेट कि उस सिस्टम का क्या करना है, उसको अपग्रेड करना है, कन्वर्ट करना है, क्या करना है, उसके हिसाब से आप अपने उसके राइट हैंड साइड में आपको ऑप्शन मिलेगा ड्रॉप डाउन में, उसमें आप सिलेक्ट करोगे कि फॉर एग्जांपल मुझे अपग्रेड करना है ECC 6.0 में 7 में, ECC 6.0 EHP 6 को EHP 7 में। तो वो क्या करेगा, एक stack.xml फाइल जनरेट करेगा, उसके साथ साथ सारे जो भी सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होंगे ये अपग्रेड परफॉर्म करने के लिए उसको सारा सिलेक्ट कर लेगा। फिर वहाँ पे आप डिसाइड करोगे कि आपको वो सिलेक्टेड फाइल्स रखने हैं या नहीं रखने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मेंटेनेंस प्लानर काम करता है। फिर वो stack.xml फाइल आपको सब में देनी पड़ती है, फिर सब में अपलोड करनी पड़ती है, सब मांगता है तब, और फिर उस हिसाब से आगे की चीज़ें रेक्टिफाई होती है। तो stack.xml में क्या होता है, उसमें एग्जिस्टिंग सिस्टम के डिटेल्स होते हैं, प्लस जैसे कि सिस्टम का स्टेटस क्या है, सिस्टम में कौन से कंपोनेंट्स अपडेटेड है, कौन से कंपोनेंट्स हैं, सारी डिटेल्स उसके अंदर सिस्टम के रिलेटेड होती है। तो इसके अंदर प्रोबेबल एरर्स के बारे में अगर हम बात करें तो क्या, फॉर एग्जांपल आप इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि आपने आज रात में मेंटेनेंस प्लानर से stack.xml फाइल जनरेट की, उसके बाद आपके ही किसी टीम मेंबर ने उसके अंदर कोई अपडेट कर दिया, जैसे मान लो किसी कंपोनेंट को अपडेट कर दिया, लेकिन जब आप सम में stack.xml फाइल इंपोर्ट करते हो तो सम चेक करता है कि जो डिटेल्स आपने उसको stack.xml फाइल में दी है और जो एक्चुअली सिस्टम में है वो मैच हो रही है नहीं हो रही है। तो क्योंकि आपने stack.xml फाइल डाउनलोड की थी, उसके बाद में आपके किसी कलीग ने उसमें अपडेट कर दिया या आपने ही बाई चांस कुछ अपडेट कर दिया, तो वो मिसमैच एरर थ्रो करेगा। फिर आपको वो चीज़ें चेक करनी पड़ेगी कि क्या इशू है, उस इशू को मतलब फिर उस हिसाब से आपको अपनी stack.xml फाइल या तो अपडेट करनी पड़ेगी या दोबारा डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो ये आपका प्रोबेबल एरर हो गया। तो इसको आप रियल लाइफ सिनेरियो में ऐसे कह सकते हो कि वंस इट वाज लाइक वी वर वर्किंग ऑन अ कन्वर्जन एक्टिविटी, देन वी डाउनलोडेड stack.xml file, afterwards our add-on was updated by some other team, so maintenance planner like the stack.xml file import through an error that there is a system mismatch, then we basically downloaded the stack.xml file again and then the process started, ऐसे करके, ओके। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है कि अगर मेंटेनेंस प्लानर में सिस्टम नहीं है तो क्या कैसे करोगे। तो अगर आपके मेंटेनेंस प्लानर में कोई सिस्टम एडेड नहीं है तो उस सिस्टम को अपडेट करने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा दो स्टेप्स। या तो आप सीधे एप्लीकेशन सिस्टम में, मतलब लॉग ऑन पैड से एप्लीकेशन में लॉगिन करके वहाँ से stack.xml फाइल डाउनलोड करके उसको मेंटेनेंस प्लानर में अपडेट कर सकते हो, या इसके अलावा एक ट्रांजैक्शन कोड होता है RJ70 RJ रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन कोड्स होते हैं वो सारे रिलेटेड होते हैं आपके प्रोफाइल पैरामीटर्स से, पैरामीटर रिलेटेड चीज़ें, जैसे कि मैंने DB रिफ्रेश एक्टिविटी के टाइम पे बताया था कि BTC इक्वल टू 0 सेट करते हैं ताकि बैकग्राउंड जॉब रन ना हो जाए, ठीक है। उस चीज़ के लिए बैकग्राउंड जॉब रिफ्रेश एक्टिविटी के टाइम पे रन ना हो जाए या प्रोडक्शन की क्वालिटी में रन ना हो जाए, इसके लिए हम सेट करते हैं ना BTRZ। तो RZ70 ये आपका SLD रिलेटेड हो गया। SLD एक अलग से सिस्टम होता है जो इसको, मतलब आपको बस इतना याद रखना है कि मेंटेनेंस प्लानर में अगर कोई सिस्टम नहीं दिख रहा है तो आप RJ70 से SLD सिस्टम में उसको सिंक करोगे, मतलब ट्रांजेक्शन चलाओगे RJ70। आप चाहो तो इसको एक बार चला के देख लेना सिस्टम पे, और फिर ये सारे चेंजेस आपके SLD सिस्टम में सिंक हो जाएंगे। और सॉल्यूशन मैनेजर में एक चीज़ होती है LMDB लैंडस्केप मैनेजमेंट कुछ होता है, तो उसमें आपका सिस्टम जब रिफ्रेश हो जाएगा तो वो आपके मेंटेनेंस प्लानर में दिखने लगेगा,
ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है, स्टैक डॉट एक्स ये सिस इन्फो डॉट एक्सएमएल फाइल डाउनलोड करोगे या फिर RG70 ट्रांजेक्शन कोड चलाओगे जिससे SLD में अपडेट सिंक होगा और वहाँ से LMDB में सिंक होगा, फिर आपके मेंटेनेंस प्लानर में दिखने लगेगा। ठीक है, हो गए क्वेश्चंस कवर, काफ़ी सारे 4-5 क्वेश्चंस कवर हो गए इसके अंदर। फिर उसके बाद है व्हाट इज एस ए पी होस्ट एजेंट। एस ए पी होस्ट एजेंट एक छोटी सी सर्विस होती है जो आपके जितने भी सर्वर्स होते हैं आपके सिस्टम में, प्राइमरी एप्लीकेशन, सेंट्रल डेटाबेस, सब में इंस्टॉल होगा। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है ये सिस्टम्स को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए हेल्प करता है। सिस्टम स्टार्ट में हेल्प करता है, सिस्टम स्टॉप में हेल्प करता है, सब में करता है, SWPM में करता है। इन सारी चीज़ों में आपका एस ए पी होस्ट एजेंट यूज़ होता है। ठीक है, क्लियर है। SAP होस्ट एजेंट एक टूल होता है जो आपके जितने भी सर्वर्स हैं आपके सिस्टम में सब में इंस्टॉल होगा। वो इन सब चीज़ों के लिए यूज़ होता है जो मैंने आपको बताया। इन सब चीज़ों के लिए यूज़ होता है जो मैंने आपको बताया। उसके बाद इसका मेन जो कंपोनेंट होता है वो है SAP स्टार्ट SRV। SAP स्टार्ट SRV का लॉन्ग फॉर्म आप सर्विस समझ लो। SAP स्टार्ट सर्विस का ये एक कमांड है SAP स्टार्ट SRV जो आपका OS लेवल पे चलता है। ये भी SAP होस्ट एजेंट का पार्ट है। अगर आपसे पूछेंगे कि इसका कौन से कमांड्स इसके पार्ट होते हैं तो आप इसको कह सकते हो कि SAP स्टार्ट SRV यानी कि सर्वर इसका पार्ट है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अपग्रेड, माइग्रेशन, सिस्टम कॉपी, और इसमें मैं आपको सिस्टम कन्वर्जन एक्टिविटी भी बता देती हूँ। ठीक है, सिस्टम अपग्रेड से स्टार्ट करते हैं। सिस्टम अपग्रेड मतलब सिस्टम को अपग्रेड करना है। फॉर एग्जांपल आपका हाना वर्जन अपग्रेड करना, वो आपका हो गया अपग्रेड। माइग्रेशन मतलब डेटाबेस या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज करना, यानी कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम से दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम मूव करना या फिर एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस में करना। तो अगर आपसे कुछ पूछे कि आपके पास माइग्रेशन एक्सपीरियंस है तो आप बोलोगे कि मैंने इंडिविजुअली डेटा माइग्रेशन पे काम नहीं किया है, लेकिन ECC टू S4 हाना में, क्योंकि मेरा ECC सिस्टम का डेटाबेस ओरेकल था और S4 हाना का हाना था, तो सम DMO यूज़ करके वो वाली डेटाबेस माइग्रेशन एक्टिविटी मैंने परफॉर्म करी है। ठीक है, माइग्रेशन का मतलब समझ आ गया। या तो माइग्रेशन का मतलब एक डेटाबेस या OS से दूसरे डेटाबेस या OS पे ले जाना। मतलब जैसे कि ओरेकल टू हाना हो गया, AWS से GCP पे हो गया, या फिर कस्टमर के लैंडस्केप से AWS में हो गया। तो ये सारे आपके माइग्रेशन सिनेरियोज हो गए। उसके बाद में सिस्टम कॉपी। तो सिस्टम कॉपी, सिस्टम रिफ्रेश, डेटाबेस रिफ्रेश, इन तीनों के बारे में बताती हूँ। सिस्टम रिफ्रेश और डेटाबेस रिफ्रेश सेम चीज़ है। जो लास्ट में हम लोगों ने कवर किया था ना कि प्रोडक्शन का डेटा क्वालिटी में मूव करना, दोनों सेम चीज़ है, सेम ही वर्ड्स है, सिस्टम रिफ्रेश या डेटाबेस रिफ्रेश। सिस्टम कॉपी का मतलब होता है सिस्टम की कॉपी बनाना, यानी कि आपके पास प्रोडक्शन सिस्टम ऑलरेडी है लेकिन आपको कोई और सिस्टम लेनी है। मतलब आपको क्वालिटी में मूव नहीं करना, आपको किसी और सिस्टम में मूव करना है, तो पहले आप वो सिस्टम इंस्टॉल करोगे और उसके बाद में उसके अंदर डेटाबेस रिफ्रेश एक्टिविटी परफॉर्म करोगे। क्लियर। सिस्टम रिफ्रेश, डेटाबेस रिफ्रेश सेम चीज़ है। सिस्टम कॉपी मतलब नया सिस्टम आप पहले इंस्टॉल करोगे और उसके बाद में उसके अंदर डेटाबेस रिफ्रेश एक्टिविटी परफॉर्म करोगे। जैसे मान लो कि प्री प्रॉड, आपके लैंडस्केप में पहले 3 टियर लैंडस्केप ही था आपका, डेवलपमेंट, क्वालिटी, प्रोडक्शन, और उसके बाद में आपने एक नया सिस्टम किया प्री प्रॉड, पहले सिस्टम इंस्टॉल किया और उसके बाद में प्रोडक्शन का डेटा प्री प्रॉड में मूव किया, तो वो आपका सिस्टम कॉपी हो गया। और सिस्टम कन्वर्जन एक्टिविटी यानी कि एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना, जैसे कि हमारा ECC टू S4 हाना कन्वर्जन एक्टिविटी हो गया। ठीक है, उसके बाद में माइग्रेशन के दो टाइप होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमो मीन्स सेम, हेट्रोजीनियस मतलब डिफरेंट, यानी कि अगर आप सेम टाइप के डेटाबेस से मूव कर रहे हो, जैसे OS एंड डेटाबेस आपका सेम रह रहा है, हाना टू हाना ऑन सेम OS, तो आपका होमोजीनियस हो गया। मान लो आप ओरेकल टू हाना कर रहे हो और OS आपका सेम है, तो वो हेट्रोजीनियस हो गया। या तो आप हाना टू हाना कर रहे हो लेकिन OS आपका चेंज हो गया, तो भी वो हेट्रोजीनियस हो गया। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में रियल लाइफ माइग्रेशन सिनेरियोज, इसमें आप एग्जांपल ऐसे दे सकते हो कि आप ऐसे कह सकते हो कि जब हम सम अपग्रेड एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे थे तो थोड़े टाइम के लिए डेटाबेस की रिक्वायरमेंट, डेटाबेस में साइज़ की रिक्वायरमेंट बढ़ गई और इसलिए हमारा सम स्टक हो गया। तो हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर टीम होती है उनको रीच आउट करना पड़ा, उनसे हमने कोऑर्डिनेट करा, उन्होंने बैकएंड में इंफ्रास्ट्रक्चर टीम ने डेटाबेस का साइज़ बढ़ाया और फिर उसके बाद में हम लोग सम रेज्यूम करके अपनी आगे की एक्टिविटी परफॉर्म कर पाए। तो डिस्क स्पेस हो गया, मेमोरी इशू हो गया, उसके बाद में नेटवर्क इशू हो सकता है, या फिर कोई कंपोनेंट हो सकता है जो अपग्रेड ना हो रहा, वो एरर में चला गया। तो ऐसी चीज़ें आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हो। फिर आप इसके अंदर क्या करोगे, अगर स्पेस का इशू है तो डिस्पेस करोगे, OS इंफ्रा टीम से स्पेस बढ़वाओगे। अगर कोई सिस्टम का कोई कंपोनेंट वर्जन मिसमैच है तो उसको रेक्टिफाई करोगे। अगर कोई और कोई एरर थ्रो कर रहा है सम,
तो उस एरर को एनालाइज करके वो चेक करेगा। जैसे सम कह रहा है कि आपसे कोई इनएक्टिव ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो आप SE80 ट्रांजैक्शन कोड में जाके इनएक्टिव ऑब्जेक्ट चेक करोगे क्या है, फिर उस हिसाब से डिसाइड करोगे कि उसको इम्पोर्ट करना है या हटाना है, रेलिवेंट अप्रूवल्स लेने हैं। तो इस तरीके की चीज़ें होती है। आप ये सारे डॉक्यूमेंट इसमें जो चीज़ें आपको ऐसा लग रहा है ना कि जैसे डिस्क स्पेस इशू है, तो डिस्क स्पेस तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी कॉमन सा है और आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाओगे। तो ऐसा इन सब चीज़ों में से आपको जो चीज़ें समझ आ रही है या अपने से रेलिवेंट लग रही है, वो 2-4 पॉइंट करके आप इसमें सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस बना सकते हो। डाउन टाइम ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स आपका एक सम विद डीएमओ हो गया, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। सम विद डीएमओ मतलब एक ही डाउन टाइम में आप सिस्टम अपग्रेड भी कर रहे हो प्लस माइग्रेशन एक्टिविटी भी परफॉर्म कर रहे हो। फिर नियर जीरो डाउन टाइम हो गया, टेबल स्प्लिटिंग हो गया। उसके बाद में नियर जीरो डाउन टाइम में क्या होता है, ज़्यादातर एक्टिविटीज़ जो होती है वो अप टाइम में हो जाती है, सिस्टम सिर्फ थोड़े टाइम के लिए डाउन जाता है, मतलब डाउन टाइम इसका बहुत कम होता है। डाउन टाइम मतलब जब इसके अंदर कोई भी यूज़र एक्सेस नहीं कर पा रहा, सिस्टम पूरे एंड यूजर्स के लिए अवेलेबल नहीं है, उसको कहते हैं डाउन टाइम। फिर इसके बाद में एक क्वेश्चन ये पूछते हैं कि सम इंटरनली कौन से टूल्स यूज़ करता है। तो सम इंटरनली क्या क्या यूज़ करता है, R3 लोड यूज़ करता है, R3 ट्रांस यूज़ करता है ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट के लिए, R3 लोड यूज़ करता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। उसके बाद में SPAM यूज़ करता है वर्जन अपडेट करने के लिए, छोटे छोटे किसी एडॉन, छोटे छोटे किसी पैकेजेस के। ऐसे INT यूज़ करता है एडॉन अपडेट करने के लिए। उसके बाद में शैडो इंस्टेंस उसका एक सर्विस है, वो यूज़ करता है। तो आप ऐसे एग्जांपल्स उसको दे सकते हो कि सम बैकग्राउंड में ये सारी चीज़ें यूज़ करता है, किस किस चीज़ के लिए और कैसे अपना टास्क अचीव करता है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है माइग्रेशन चेकलिस्ट। ये भी अगर आपने ECC टू S/4HANA वाला वीडियो देखा हो तो यही चीज़ है कि बैकअप लेना है, स्पेस चेक करना है, सिस्टम कंपैटिबल है कि नहीं S/4HANA में कन्वर्ट करने के लिए, या अपडेट करने के ECC पैकेज अपडेट करने के लिए 6.0 से EHP7 में अपडेट करने के लिए कैपेबल है या नहीं, स्पैम क्या है, बैकग्राउंड जॉब्स क्या है, सिस्टम पे लोड क्या है, डाउन टाइम अप्रूवल है कि नहीं, ये सारी चीज़ें। पोस्ट चेक्स में फिर सिस्टम का लोड, बैकग्राउंड जॉब्स, फिर RFC कनेक्शन यूजिंग ट्रांजेक्शन SM59, SM, ICM, SM, GW। उसके बाद में वर्क प्रोसेसेस, ये सारी चीज़ें कॉमन है इस सारे क्वेश्चन में। वन सिस्टम शोज, हाँ ये भी मैंने आपको इसके पहले एक वीडियो में बताया था कि अगर मान लो आपका कोई सिस्टम है जिसका कर्नल, आपने कर्नल अपग्रेड एक्टिविटी परफॉर्म करी, बट किसी सिस्टम के लिए आपका कर्नल अपग्रेड सेम नहीं दिख रहा है, वो पुराना वर्जन दिखा रहा है, तो आप कैसे रेक्टिफाई करोगे। तो इसके अंदर आपको ग्लोबल लोकल पाथ पता होना चाहिए कि ग्लोबल पाथ क्या होता है, लोकल पाथ क्या होता है, ये भी आपने लिखा हुआ होगा। नहीं तो फिर आप एक बार इसको नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि मेरे कमांड में तो कीबोर्ड में तो वो चलेगा नहीं, या मतलब इसके पहले मैंने आपको शेयर किया, आप एक बार देख कर लेना कि ग्लोबल कमांड, ग्लोबल डायरेक्टरी क्या, ग्लोबल पाथ क्या है, लोकल पाथ क्या है। तो फॉर एग्जांपल आपका कोई स्पेसिफिक सिस्टम के लिए कर्नल अपग्रेड नहीं हुआ है, तो सबसे पहले तो आप सिस्टम रीस्टार्ट करके चेक करोगे। अगर आपके पास ऑथराइज्ड, मतलब अगर आपका मान लो प्रोडक्शन सिस्टम नहीं है और आपके पास रीस्टार्ट करने का ऑप्शन है, तो आप सिस्टम रीस्टार्ट करके दे सकते हो। नहीं तो आप क्या करोगे, एक कमांड होता है CP-RP, उसके बाद आप स्पेस दे के दोगे ग्लोबल सिस्टम का पाथ और फिर लोकल ग्लोबल अब सम कर्नल का पाथ और लोकल कर्नल का पाथ, या आप OS सिस्टम, OS लेवल पे चलाओगे उस सिस्टम पे जिसका कर्नल अपग्रेड नहीं हुआ है। ठीक है, वहाँ पे जाके आप चलाओगे स्मॉल CP-RP, पहले ग्लोबल वाला पाथ फिर लोकल वाला पाथ, और ऐसे फिर वो आपका सिंक हो जाएगा। ठीक है, उसका आप चेक कैसे कर सकते हो, कर्नल का वर्जन डिस्प्लस वर्क से कर्नल चेक करोगे। उसके बाद में SAP कंट्रोल प्रोसेस, SAP कंट्रोल -NR इंस्टेंस नंबर, स्टेटस गेट प्रोसेस लिस्ट करके एक कमांड होता है, जो मैंने आपको बताया वो सिस्टम के स्टेटस चेक करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद में SAP root.sh का क्या मतलब होता है, क्यों यूज़ होता है, ये भी मैंने आपको बताया था, वो भी याद रखना। व्हाट इज़ द सीक्वेंस ऑफ SAP सिस्टम्स, तो 3 टियर है तो डेवलपमेंट क्वालिटी, प्रोडक्शन 4 टियर है तो डेवलपमेंट क्वालिटी, प्री प्रॉड, फिर प्रोडक्शन। इस तरीके का सिस्टम का लैंडस्केप होता है। ट्रांसपोर्ट में आपको पता ही है, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट आपने ठीक से किया हुआ है। व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स बिफोर स्टार्टिंग अ सम अपग्रेड, सम अपग्रेड के पहले क्या क्या चाहिए होता है, वही stack.xml फाइल चाहिए, रेलिवेंट डाउनलोड जो अपग्रेड करना है उसके लिए जो सॉफ्टवेयर रिक्वायर वो होने चाहिए, आपके पास सम टूल होना चाहिए, सम टूल कैसे स्टार्ट करते हैं ये मैंने आपको बताया था, वो होना, वो आप एक बार देख लेना। फिर सम में कौन से यूजर से लॉगिन करते हैं, SID ADM यूजर से लॉगिन करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। सम के 6 फेजेस होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। हर फेज में क्या होता है मोटा मोटा थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में अगर आपको पूछ रहे हैं कि सम ECC 6.0 है, उसको 7.0 में अपडेट करने के लिए डाउन टाइम कितना था, तो एक रफ एस्टिमेट उसका आपके पास होना चाहिए। फिर उसके बाद में सिस्टम का साइज़ पहले कितना था, नहीं सिस्टम का साइज़ तो नहीं पूछते इसमें, डाउन टाइम का पूछ सकते हैं। बाकी ECC टू S/4HANA कन्वर्जन एक्टिविटी में मैंने आपको डिटेल में बताया था कि डेटाबेस का साइज़ कितना होगा बिफोर एंड आफ्टर,
डेटा में ओरेकल और हाना डेटा कैसे अलग अलग सेव करता है। हालांकि जब आप अपग्रेड कर रहे हो तो डेटाबेस की साइज रिक्वायरमेंट कम क्यों हो जाती है, डेटा ओरेकल और हाना में क्या डिफरेंस है, एमडीसी 1 और 2 में क्या डिफरेंस है, सॉरी हाना 1.0 और 2.0 में क्या डिफरेंस है, एमडीसी क्या होता है, सिस्टम रेप्लिकेशन क्या होता है, रेप्लिकेशन के 3 मोड्स कौन से होते हैं, और उसके बाद में ऑपरेशन मोड्स कौन से होते हैं, उसके बाद में पेसमेकर क्या होता है, पेसमेकर कोरोसिंग तो मैंने आपको नहीं बताया था, लेकिन पेसमेकर और एस्ट्रोनेट बताया था कि स्प्लिट ब्रेन कॉन्सेप्ट क्या होता है। ये सारी चीज़ें भी कई बार पूछ लेते हैं, और अगर नहीं पूछते ना तो इसको आप अपने तरफ से एड ऑन करके बता सकते हो। जैसे मान लो आपको पूछते हैं कि डेटाबेस में आपने क्या-क्या किया है, तो आपने नया डेटाबेस इंस्टॉल किया है, उसको अपग्रेड किया है, 1-2 सिस्टम के लिए आपने रेप्लिकेशन एनेबल किया है, उसके बाद में फिर आपसे रेप्लिकेशन मोड्स पूछेंगे, वो आपको पता है। फिर उसके बाद में आप पेसमेकर का काम बता सकते हो। पेसमेकर का काम होता है ऑटोमेटिक टेक ओवर, यानी कि जितने भी आपके डेटाबेस सर्वर्स है उसके ऊपर आपका पेसमेकर इंस्टॉल होना चाहिए। पेसमेकर के अंदर ही एस्टोनिट यानी कि STONITH सर्विस इंस्टॉल होती है, पेसमेकर के साथ ही आती है। उसका काम होता है कि एक ही टाइम पे एक ही सिस्टम प्राइमरी रहे, 2 सिस्टम एक साथ प्राइमरी में ना हो। ये ऑल टुगेदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो जाएगा, पर अगर इसके आपने नोट्स बनाए होंगे ना तो आपको रिलेट करने में आसानी होगी और आपको समझ आएगा कि आपको बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी पता है। सो दैट विल हेल्प यू गेन कॉन्फिडेंस। इसलिए मैं आपको यहाँ पे वो बता रही थी। अगर इसमें कोई भी चीज़ है जो आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने बताया नहीं है या आपको नहीं समझ आई है, मिस कर दिया है, तो आप मुझे बता सकते हो। फिर हम लोग उसके अंदर मैं आपको उसके अंदर और वीडियो बना दूँगी। ठीक है? फिर उसके बाद में सम के बारे में कि सम के कितने फेजेस होते हैं, उसके बाद में हर फेज़ में क्या होता है, शैडो इंस्टेंस का काम क्या होता है, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो वो भी आप एक बार वो कर लेना, चेक कर फिर लेना। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट इज डाउन टाइम ऑप्टिमाइजेशन इन सम, कैसे अचीव होता है। तो सम डाउन टाइम कैसे रिड्यूस करता है, पैरेलल प्रोसेसिंग यूज़ करता है R3 लोड से। उसके बाद में DMO यूज़ करता है अगर आपका अपग्रेड और माइग्रेशन एक साथ हो रहा हो तो। उसके बाद में टेबल स्प्लिटिंग यूज़ करता है, शैडो इंस्टेंस यूज़ करता है। इस तरीके की चीज़ें आप 2-4 बता सकते हो। ठीक है? ये सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई है। व्हाट चेक्स डू यू परफॉर्म आफ्टर एन अपग्रेड, ये भी मैंने ECC टू S/4HANA अपग्रेड के टाइम पे आपको बताया था। और ये मोटा-मोटा वही सारी चीज़ें हैं जो आप लोग सिस्टम मॉनिटरिंग के लिए यूज़ करते हो कि ST03N करके सिस्टम का स्टेटस चेक कर लिया, लोड चेक कर लिया, SM66 से वर्क प्रोसेस का स्टेटस चेक कर लिया, SMGW हो गया, SMICM हो गया। बैकग्राउंड जॉब बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें, तो SM37 में बैकग्राउंड जॉब देख लिया कि कौन सा कोई बैकग्राउंड जॉब स्टक तो नहीं है। उसके बाद में उसके बाद में SM66 मैंने बता दिया शायद कि उसके अंदर आप वर्क प्रोसेसेस चेक करोगे कि कितने अवेलेबल है, कितना लोड है सिस्टम के ऊपर, कितने वर्क प्रोसेसेस है। STMS ट्रांजैक्शन कोड चला के देखोगे कि आपका वो कॉन्फ़िगर हुआ है या नहीं हुआ है। और उसके बाद में डेटाबेस लेवल पे आप स्पेस चेक करोगे, हाना डेटाबेस को स्टूडियो में लॉगिन करके या DBA कॉकपिट में एट द एप्लीकेशन में DBA कॉकपिट ट्रांजैक्शन कोड चला के आप उसमें चेक करोगे स्पेस रिलेटेड कुछ इशू है क्या, सिस्टम का बैकअप ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है, लॉग बैकअप ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा है। फिर अगर आपका HA सिनेरियो है तो रेप्लिकेशन ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें। व्हाट इज़ DMO, व्हेन टू यूज़ इट। DMO आपको पता चल गया। अभी तक तो डेटा माइग्रेशन ऑप्शन है, सम के अंदर एक टूल होता है, हम तब यूज़ करते हैं जब आपको एक ही डाउन टाइम में सिस्टम अपग्रेड प्लस माइग्रेशन एक्टिविटी, डेटा माइग्रेशन दोनों परफॉर्म करना। ठीक है? इसका एग्जांपल यही है, ECC टू S/4HANA वाला कन्वर्जन। एक ECC टू S/4HANA कन्वर्जन एक्टिविटी के लिए आपको 6 से 7 महीने लग जाते हैं। ठीक है? इफ अ क्लाइंट वांट्स टू मूव ECC ऑन ओरेकल, तो आप क्या यूज़ करोगे, वही यूज़ करोगे ECC टू S/4HANA कन्वर्जन एक्टिविटी के लिए सम विद DMO। ठीक है? व्हाट इज़ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का मतलब आपने सोर्स से एक्सपोर्ट लिया और टारगेट में इम्पोर्ट कर दिया। ये SWPM और R3 लोड SWPM टूल में अवेलेबल होता है। और हेट्रोजीनियस माइग्रेशन, हेट्रोजीनियस मतलब मैंने आपको बताया था कि या तो डेटाबेस चेंज हो रहा है या तो ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज हो रहा है, तो वो हेट्रोजीनियस माइग्रेशन हो गया। इसमें आप ऐसा कर सकते हो कि टारगेट सिस्टम से सोर्स से एक्सपोर्ट लेके टारगेट में इम्पोर्ट कर सकते हो। ठीक है? उसके बाद में व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन DMO, तो DMO सम के अंदर एक ऑप्शन होता है जो तब यूज़ करते हैं जब डेटा माइग्रेशन और अपग्रेड एक साथ करना हो, ECC टू S/4HANA कन्वर्जन एक्टिविटी के लिए यूज़ करते हैं। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट आपका हेट्रोजीनियस माइग्रेशन के लिए यूज़ होता है जनरली। ठीक है? व्हाट इज़ SPAU, ये भी ECC टू S/4HANA एक्टिविटी बताई थी मैंने, तब आपको बताया था कि 25 डेज़ के अंदर लाइक सिस्टम अपग्रेड होने के बाद 15 टू 21 डेज़ के अंदर आपको स्पाउ अपडेट करना होता है। SPDD डेटा डिक्शनरी ऑब्जेक्ट यानी कि टेबल के फॉर्मेट या डेफिनेशन चेंज होता है, उसका वेरिफिकेशन करने के लिए यूज़ होता है कि कौन से चेंजेस हुए हैं, वो येलो में दिखाता है। उसमें से अगर कोई एरर प्रोन है या किसी में रिव्यू की ज़रूरत है, उसको वो रेड में हाईलाइट करता है। ऐसे ही आपका SBAU रिपोजिटरी ऑब्जेक्ट यानी प्रोग्राम्स, मॉड्यूल्स, फंक्शंस, इस
जिसमें कोई चेंजेस हुए हैं आपके अपग्रेड के थ्रू, तो वो आपको डिटेल्स बताता है कि क्या चेंजेस हुए हैं। अगर उसमें से कोई कंसर्निंग है, जिसमें कोई फर्दर एक्शन रिक्वायर्ड है, तो उसको हाईलाइट करता है। SPAU और SPDD दोनों भी जो चेंजेस होते हैं वो आपकी डेवलपमेंट टीम ही करती है, लेकिन SPDD आपका सिस्टम सम अपग्रेड के टाइम होता है, कौन से फेज़ में होता है, प्री प्रोसेसिंग, यानी कि डाउन टाइम स्टार्ट होने के पहले जब प्री प्रोसेसिंग खत्म हो जाता है, उसके बाद में SPDD आता है। और इसके लिए डेवलपमेंट टीम शैडो इंस्टेंस में लॉगिन करती है। शैडो इंस्टेंस में कैसे लॉगिन करती है? शैडो इंस्टेंस का सिर्फ इंस्टेंस नंबर अलग होता है, बाकी यूजर्स वगैरह उसके अंदर वैसे ही लॉगिन कर सकते हैं जैसे आप नॉर्मल यूजर के थ्रू कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप ECC सिस्टम में अगर लॉगिन करते हो, आपका 00 इंस्टेंस नंबर है, तो शैडो इंस्टेंस का आपका मान लो 02 होगा, तो 02 में लॉगिन करके आप सेम यूजर ID पासवर्ड से लॉगिन करोगे। और क्योंकि आप इंस्टेंस नंबर 02 करोगे, तो सिस्टम को पता चल जाएगा कि आप उसमें कर रहे हो, कि आप क्या कहते हैं, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो जैसे आप इंस्टेंस नंबर चेंज करोगे, तो सिस्टम को पता चल जाएगा कि इसको शैडो इंस्टेंस में लॉगिन करना है और मेन सिस्टम में लॉगिन नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज SPAUEN? SPAUEN इज एनहांस्ड SPAU। ये बेसिकली SPAU के अंदर ही होता है, ये ट्रांजैक्शन अलग से कोड नहीं चलाना होता, ये SP एनहांस है, EN का मतलब एनहांसमेंट होता है। तो बेसिकली ये एनहांसमेंट फ्रेमवर्क चेंज करता है। ये बादीज बापीज ये सब अब ये आपके काम के नहीं है, दिस इज मोस्टली रेलिवेंट टू डेवलपमेंट टीम। बेसिस भी पे थोड़ा बहुत काम करती है, बट अभी के लिए आप इसको छोड़ सकते हो। तो डिफरेंस क्या है? ये रेपोजिटरी ऑब्जेक्ट्स को वो करता है, और SPAU_EN एनहांसमेंट फ्रेमवर्क एडजस्टमेंट्स करता है। SPAU EN मुझे एक ही बार पूछा गया था, अदरवाइज SPAU और SPDD का डिफरेंस तो पूछते ही है। तो आप SPAU और SPDD के बीच में डिफरेंस ये बता सकते हो कि पहले वो डेटा डिक्शनरी ऑब्जेक्ट्स के लिए होता है, ये फंक्शन प्रोग्राम मॉड्यूल्स के लिए होता है। वो SPDD जो होता है शैडो इंस्टेंस में होता है, ये जो होता है ये मेन सिस्टम में आफ्टर टारगेट सिस्टम में होता है, मतलब कन्वर्जन एक्टिविटी या अपग्रेड एक्टिविटी होने के बाद। उसके बाद में वो जो होता है, जो SPDD ट्रांजेक्शन कोड होता है, वो अपग्रेड के टाइम होता है, और SPAU अपग्रेड के बाद आपको टाइम मिलता है 14-15 दिन ये चीज़ करने का। उसके बाद में हाउ डू यू मॉनिटर ECC सिस्टम हेल्थ? तो ये मैंने आपको जो डेली हेल्थ चेकअप वाला क्वेश्चन था, जो मैंने आपको प्री इनिशियल क्वेश्चंस के लिए बताया था, उसमें आप ये सारी चीज़ें, वही सारी चीज़ें, ये बैकग्राउंड जॉब, SM66, SM50 और SM66 में क्या डिफरेंस है, SC22, ये सब चीज़ें मैंने आपको डिटेल में इसके साथ बताई थी, वीडियो के साथ, मतलब ट्रांजेक्शन कोड चला के। तो वो वाला वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो देख लेना, और अगर देखा होगा तो फिर उस से एक बार ये कर लेना। तो ये वाले क्वेश्चन का भी सेम ही रहेगा, हाउ डू यू मॉनिटर ECC, या किसी भी सिस्टम हेल्थ को कैसे मॉनिटर करेंगे। SAP HANA को कैसे मॉनिटर करेंगे? स्पेस चेक करेंगे, डेटाबेस और HANA के बीच में कनेक्टिविटी चेक करेंगे, बैकअप हो रहा है कि नहीं ठीक से वो चेक करेंगे, रेप्लिकेशन अगर है तो HDB NCUtil-SR करके जो टूल होता है उसमें स्टेटस डाल के चेक करोगे। HDB NCUtil टूल आपका बेसिकली सिर्फ रेप्लिकेशन के लिए होता है, उसमें आप HDB NCUtil-SR स्टेटस करके डालोगे तो आपको बताएगा कि आपका रेप्लिकेशन ठीक से हो रहा है कि नहीं। फिर बैकअप चेक करोगे आप, OS लेवल पे जाके चेक कर सकते हो, या आपका HANA डेटाबेस कॉकपिट पे चेक कर सकते हो। उसके बाद में लॉग बैकअप ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद में कोई, मतलब इसमें कुछ रेशियोज होते हैं, वो अभी हम छोड़ देते हैं क्योंकि अभी वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इतना कोई पूछता नहीं है, बट जनरली अगर आपसे कोई पूछता है कि डेटाबेस में क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हो, तो ये सारे चेक्स आप कर सकते हो कि बैकअप ठीक से हो रहा है कि नहीं, लॉग बैकअप हो रहा है कि नहीं, रेप्लिकेशन हो रहा है कि नहीं, स्पेस सफिशिएंट है कि या नहीं, या सिस्टम बेसिकली कितना टाइम ले रहा है डेटाबेस से फैच करने के लिए। तो उसके कुछ रेशियोज होते हैं, वो रेशियोज चेक करना, वही सारी चीज़ें। फिर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस प्लस वर्क एंड SAP स्टार्ट SRV? डिस प्लस वर्क आपका कर्नल अपग्रेड के बाद वर्जन चेक करने के लिए यूज़ होता है। इसको भी आप एक बार OS लेवल पे चला के देखोगे तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा। ठीक है, ये वर्क प्रोसेसेस का वो बताता है, मेन वर्क प्रोसेस टेबल एग्जीक्यूटिबल बताता है। SAP स्टार्ट SRV SAP सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए यूज़ होता है, और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये SAP होस्ट एजेंट का पार्ट है। SAP स्टार्ट सर्विस SAP स्टार्ट को SAP सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए यूज़ होता है। व्हाट इज अबैप सिस्टम स्टार्टअप सीक्वेंस? ये क्वेश्चन भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे पहले डेटाबेस स्टार्ट होता है, फिर सेंट्रल इंस्टेंस स्टार्ट होता है। सेंट्रल इंस्टेंस पे आपके दो मेन सर्विसेज चल रही होती है, मैसेज सर्वर और मैसेज सर्वर चल रहा होता है, और उसके बाद में एनक्यू सर्वर चल रहा होता है। अगर HA देना है आपके सेंट्रल इंस्टेंस को, तो उसके लिए एनक्यू रेप्लिकेशन सर्वर एक सर्वर होता है जो इसका बेसिकली बैकअप होता है। तो पहले डेटाबेस हो गया, फिर ASCS हो गया, फिर प्राइमरी हो गया, फिर एडिशनल एप्लीकेशन सर्वर हो गया, और क्लोज ये उल्टे ऑर्डर में होगा कि पहले आपका एडिशनल होगा, फिर प्राइमरी होगा, फिर ASCS होगा, और फिर डेटाबेस होगा।
अगर आपके सिस्टम में यूज़र्स नहीं लॉगिन कर पा रहे हो तो आप क्या चेक करोगे? सबसे पहले आप सिस्टम का लोड चेक करोगे, उसके बाद आप SM66 ट्रांज़ैक्शन कोड चला के ये देखोगे कि आपके पास डायलॉग यूज़र कितने, वर्क प्रोसेसेस कितने हैं और उसमें से कितने फ्री है, ठीक है? उसके बाद आप सिस्टम पे लोड चेक करोगे, उसके बाद में आप चेक करोगे कि कोई बैकग्राउंड जॉब है या कोई ऐसा तो नहीं है कि सिस्टम के पास स्पेस कम है। आप SMGW ट्रांज़ैक्शन कोड चला के इसकी मैक्सिमम लिमिट चेक करोगे कि कितने हैं, उतने सारे वो तो नहीं हो गए। सिमिलरली ICM का आप देखोगे, SMGW इज़ रिलेटेड टू गेटवे सर्विसेज़ और ICM इज़ रिलेटेड टू इंटरनेट कंट्रोल मैकेनिज़्म जो इंटरनेट के थ्रू आने वाली सर्विस को टेक केयर करता है। ठीक है, और ये सिस्टम इज़ डाउन आफ्टर रिबूट, ओएस रिबूट किया है तो आपका सिस्टम नहीं चल रहा, तो आप क्या करोगे? डेटाबेस का स्टेटस चेक करोगे, उसको स्टार्ट करने की कोशिश करोगे, एसएपी स्टार्ट एसआरवी से, माउंट पॉइंट्स वगैरह चेक करोगे। ये जनरली मुझे किसी ने अभी तक पूछा नहीं है, बट सिंस ये था मेरे पास लिखा हुआ या किसी ने पूछा भी हो तो बट मैंने ये लिख लिया, तो आपको अगर ये वाला क्वेश्चन रेलिवेंट लगता है तो ठीक है, अदरवाइज़ इसको आप अभी के लिए स्किप कर सकते हो अगर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हाई लेवल हो रहा हो तो, ठीक है। उसके बाद में कैन सम बी यूज़ S4 कन्वर्जन के लिए, तो हाँ, ये तो आपको पता ही है कि S4 कन्वर्जन के लिए सम यूज़ करते हैं। उसके बाद में एसएपी सिस्टम बहुत स्लो है तो आप क्या चेक करोगे? सबसे पहले आप चेक करोगे कि इस सिस्टम के पास डायलॉग वर्क प्रोसेस कितने हैं और बैकग्राउंड कितने हैं। पहले ST03N करके सिस्टम का लोड चेक करोगे। फिर उसके बाद में चेक करोगे कि SM66 से कि सिस्टम के पास कितने डायलॉग और वर्क प्रोसेसेस है और कितने बैकग्राउंड है और दोनों में से कितने ऑक्यूपाइड है। जैसे मान लो कि सिस्टम पे यूज़र्स काम कर रहे हैं, लेकिन आपका बैकग्राउंड जॉब चल रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब बैकग्राउंड वर्क प्रोसेसेस पे बहुत बैकग्राउंड जॉब चल रहे हैं, उसमें अगर बैकग्राउंड जॉब की वजह से कोई इशू हो रहा है तो आप अप्रूवल लेके बैकग्राउंड जॉब को थोड़ी देर के लिए ऑफ कर सकते हो, ताकि वो ऑफ आवर्स में, मतलब बिजनेस के पीक आवर्स जो नहीं है उसमें बैकग्राउंड जॉब चले, सिस्टम पे लोड कम हो और बाकी सिस्टम आगे चल पाए। फिर उसके बाद में आप चेक करोगे कि वर्क प्रोसेस कितने फ्री है, कितने ऑक्यूपाइड है, सिस्टम पे बैकएंड पे स्पेस है या नहीं, बैकअप्स ठीक से हो रहे हैं या नहीं। बैकअप का मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि लॉग बैकअप अगर आपका बढ़ता जाएगा तो सिस्टम डेटाबेस में मेमोरी इश्यूज आने लगता है, तो उसकी वजह से भी आपका सिस्टम इशू में जा सकता है। तो बेसिकली ये है, अगर इसका आप ट्रांजैक्शन कोड लिख लोगे, बैकग्राउंड जॉब का SM37, वर्क प्रोसेस का SM66 फॉर ऑल सर्वर्स एंड SM50 फॉर वन सर्वर। फिर हाना मेमोरी तो आप df-h एडर डेटाबेस सिस्टम पे लगा, डेटाबेस ओएस पे चला के देख सकते हो, या हाना डेटाबेस कॉकपिट पे देख सकते हो, या फिर DBA कॉकपिट एप्लीकेशन लेवल पे चला के उसमें देख सकते हो। HANA डेटाबेस इज़ अप बट एप्लीकेशन इज़ रन डाउन। तो सबसे पहले आपका एप्लीकेशन डाउन है, तो सबसे पहले आप ये चेक करोगे कि आपका डेटाबेस और एप्लीकेशन में कनेक्टिविटी है या नहीं। पहले आप एप्लीकेशन सिस्टम में ओएस लेवल पे लॉगिन करोगे, वहाँ पे एसएपी कंट्रोल कमांड चला के सिस्टम स्टार्ट करने की कोशिश करोगे। अगर वो सारे सर्विसेज ग्रीन दिखाता है तो R3 ट्रांस-डी कनेक्ट चलाओगे उसके अंदर। अगर रिटर्न कोड 0 आता है, 4 टाइम्स 0 आता है, इसका मतलब आपका बेसिकली जो डेटाबेस है वो एप्लीकेशन से कनेक्ट कर पा रहा है। R3 ट्रांस-डी एप्लीकेशन सिस्टम पे चलाते हैं और उसका बेसिकली मतलब होता है, काम होता है ये चेक करना कि आपका डेटाबेस और एप्लीकेशन आपस में कनेक्ट कर पा रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। अगर इसका रिटर्न कोड 4 टाइम्स 0 आता है, इसका मतलब आपका डेटाबेस और एप्लीकेशन आपस में कनेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में आप डिस्क प्लस वर्क करके डिस्पैच स्टेटस चेक करोगे। डिस्क प्लस वर्क हमने जो ऊपर कर्नल अपग्रेड के टाइम पे देखा था, वो कर्नल अपग्रेड से मुझे याद है SAP root.sh कमांड किस लिए यूज़ होता है, ये भी पूछते हैं कई बार, ये तो कोई बहुत बार पूछते हैं, तो वो भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। SAP स्टार्ट SRV हमने ऊपर देखा था कि ये SAP होस्ट एजेंट का पार्ट है और ये SAP सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए यूज़ होता है। ये इसकी बात कर रही थी मैं, R3 ट्रांस-डी ये यूज़ होता है आपके डेटाबेस और एप्लीकेशन सिस्टम में कनेक्टिविटी यूज़ करने के लिए, ठीक है। फिर आज अभी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, बैकग्राउंड जॉब फेलिंग रिपीटेडली। अगर आपके बैकग्राउंड जॉब रिपीटेडली फेल हो रहा है तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप ये चेक करोगे कि आपके SM37 जाके आप बैकग्राउंड जॉब चेक करोगे कि कितने चल रहे हैं, कौन से स्टेप पे टास्क पे फेल हो रहे हैं, कितने टाइम से चल रहे हैं। सिस्टम पे लोड चेक करोगे, फिर चेक करोगे अगर कोई यूज़र है जिसके वो एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, वो यूज़र लॉक तो नहीं है। अगर वो यूज़र लॉक है तो उसको अनलॉक करोगे। फिर उसके बाद में देखोगे कि डेटाबेस स्पेस इशू तो नहीं है, कि मतलब कोई ऐसा हो सकता है कि आपका बैकग्राउंड जॉब आपके डेटाबेस में कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हो बट सिस्टम स्पेस डेटाबेस में स्पेस ही नहीं है, इसलिए वो नहीं चल रहा है।
उसके बाद में स्पूल इज़ रिलेटेड टू प्रिंटिंग इशू, तो वो सारी चीज़ें। तो इसमें से जो-जो चीज़ें आपको रेलेवेंट लग रहा है 2-4 पॉइंटर्स बना के आप उसको अपने इसमें रख सकते हो। चाहो तो आप SM37 ट्रांज़ैक्शन कोड चला के एक बार उसका थोड़ा-सा स्क्रीनशॉट टाइप का ले लो, ताकि आपको आगे की चीज़ें थोड़ी-सी और समझ में आए कि किस तरीके के लॉग्स आते हैं, क्या-क्या दिखता है, क्या रेक्टिफ़ाई कर सकते हैं, कित कैसे स्पेस दिखता है। वैसे मैंने आपको ये वीडियो में चला के दिखाया है शायद इसके पहले वाले इसमें, जब मैंने एप्लीकेशन में लॉगिन करके SM37 ट्रांज़ैक्शन कोड्स के बारे में आपको बताया था, तो आप एक बार वो भी चेक कर सकते हो, या फिर अपने आप भी करके देख सकते हो। तो ये 30 क्वेश्चंस प्रिपेयर हो गए। तो अभी हमारे पास 50 क्वेश्चंस है, तो मैं देखती हूँ 25-25 करके ऐसे आपको ये क्वेश्चंस आज आज और 25 भेज दूँगी और बाकी फिर कल भेजूँगी। तो ऐसे आपको ये चीज़ें सॉर्ट होती रहेगी। ये डॉक्यूमेंट भी मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी, ठीक है?